जय हिंद सभी को। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विद्यासागर में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर। तो जैसा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है कि वो क्या करेगा, सेट करेगा कुछ लिमिट को ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन क्या था कि वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करेगा, कुछ लिमिट को इम्पोज करेगा और क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रहे, जहां पे लोग क्या करें, सर्टेन राइट्स को एंजॉय करें। तो हमने जैसा कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जब हम किसी व्यक्ति को पावर देते हैं तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को केवल और केवल पावर दे दे और उसके ऊपर लिमिटेशंस ना लगाएं तो वह अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसे ही माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेट करता है लिमिट को गवर्नमेंट की पावर पर, ताकि डेमोक्रेसी को एंश्योर करा जा सके कंट्री में। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट की पावर लिमिट होगी तो वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो अकाउंटेबल होगी हमारे सिटीजन्स को, तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी। और जब डेमोक्रेसी बनी रहेगी तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, कुछ सर्टेन राइट्स को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन था गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना। और हमारे इसका हमने देखा था सबसे कॉमन तरीका क्या था इसकी पावर को लिमिट करने का, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का। तो वह सबसे कॉमन तरीका था फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करना हमारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर कर हम गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का कार्य करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं, अब हमारी बुक की स्टार्टिंग में हमें दो स्टोरीज देखने को मिलती है। एक होती है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की और एक होती है हमारे माचल लालू की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जहां हमें देखने को मिलता है एशियन गेम्स हो रहे होते हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करा जाता है ताकि वो उस कंस्ट्रक्टर वर्क की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, ये क्या करते हैं भाई, ये हायर करते हैं हमारे डिफरेंट वर्कर्स को। ये क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट वर्कर्स को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है उनको मिनिमम प्रिस्क्राइब सैलरी से भी कम दी जाती है सैलरी। मिनिमम प्रिस्क्राइब सैलरी से भी कम दी जाती है। और जब मिनिमम प्रिस्क्राइब सैलरी से आपको अमाउंट कम दिया जाता है आपकी सैलरी का, तो इसका मतलब ये है कि आपसे क्या कराया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है आपसे? फोर्स्ड लेबर या बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो हमारा फोर्स्ड लेबर होता है, ये क्या होता है, वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर्स के राइट का एक्सप्लोटेशन करा। जो उनको राइट सैलरी मिलनी चाहिए थी उनके काम के अकॉर्डिंग, वह उन्हें नहीं मिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्टोरी माचल लालुंग के बारे में। तो हमें देखने को मिलता है कि माचल लालुंग एक असम के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनको 23 साल की उम्र में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब भाई जब उन्हें अरेस्ट करा गया ना, तो वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं थे कि उनको ट्रायल को दिया जा सके। तो इसलिए भाई उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब जब उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा, मतलब जब वो अरेस्ट हुए थे तब उनकी एज थी 23 ईयर्स। ठीक है, अब जब उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, वहां पे उनका इलाज चला, वहां पर वो ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद हमें देखने को मिलता है डॉक्टर ने 2 बार लिखा, 1967 में और 19 डॉक्टर ने 1967 और 1996 में 2 बार लिखा कि भाई अब माचल लालुंग पूरी तरीके से फिट है अपने ट्रायल को फेस करने के लिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस चीज को क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। और इस इग्नोरेंस के कारण हमें देखने को मिलता है माचल लालुंग रिलीज होते हैं 2005 में, जब वो 77 साल के हो चुके होते हैं। वो अपने जेल में 54 साल बिता देते हैं। 54 ईयर्स ही स्पेंड इन द जेल। सोच के देखिए 54 साल में इंसान क्या करता है। अगर उन्होंने मान लीजिए क्राइम भी किया होता, वो भी एक ऐसे चीज के लिए जो आज तक फिक्स ही नहीं हुई है, जिसकी एक भी हियरिंग ही नहीं हुई है, तो बिना हियरिंग के उन्होंने 54 साल जेल में रहना पड़ा। कितने साल? 54 साल। हमें देखने को मिलता है इतने ईयर में वो क्या कर सकते थे, अपने ऊपर काम कर सकते थे, अपनी एजुकेशन को मजबूत कर सकते थे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते थे, शादी था, बहुत सारी चीजें थी जो वो इन सालों में कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट की इस इग्नोरेंस के कारण उनकी सारी चीजें उनसे क्या कर ली गई, छीन ली गई। उनकी राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी को गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को क्या कर दिया, छीन लिया, इसी इग्नोरेंस के कारण। हमें देखने को मिलता है ये मुद्दा तब नजरों में आया तब ह्यूमन राइट कमीशन को इसके बारे में पता चली और उन्होंने क्या करा, पिटीशंस को फाइल करा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हमें यह समझना होगा कि ये दोनों केस हुए ही क्यों।
तो दोनों के समय भाई राइट्स का केवल होना काफ़ी नहीं है। राइट्स का एक्चुअल प्रैक्टिसेज़ में होना और राइट्स का एक्चुअल प्रैक्टिसेज़ में होना और लिखे रहने में बहुत अंतर होता है। थ्योरी का मतलब यही हुआ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिख दिए कि सिटीज़न्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करे जाएँगे। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यही है कि आप एन्श्योर कर रहे हो कि हर एक सिटीज़न्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करे जाएँ। आपने सेवरल प्रोविज़न बना रखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि आप अपने हर एक व्यक्ति को, आप अपने हर एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स को एन्श्योर कर सकें। तो इन दोनों स्टोरी से हमें ये तो पता चल गया कि राइट्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भाई इन दोनों स्टोरी से हमें पता चला कि भाई राइट्स का केवल थ्योरी में होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर राइट्स का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उनका थ्योरी में लिखे रहने का क्या फ़ायदा? अब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिख दिया कि मैं राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करूँगा सभी सिटीज़न्स को। लेकिन अगर मैं उसकी एक्चुअल प्रैक्टिसेज़ ही ना करूँ, अगर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ना करूँ तो उस लिखे जाने का क्या फ़ायदा? उसी प्रकार से आज के समय में ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करा जाए गवर्नमेंट के द्वारा। हमें देखने को मिलता है इसी कारण से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ये वो क्या करती है, लिस्ट करती है कुछ राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐसे राइट जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट करा जाता है और मेंशन करा जाता है और प्रोटेक्टेड करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसे हम बिल ऑफ राइट्स के बारे में उसे हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स क्या हुआ? तो बिल ऑफ राइट्स वो राइट्स हैं जिनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी करा गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड भी करा जाता है। ऐसे राइट्स को हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। अब हमें समझना होगा कि बिल ऑफ राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन क्या नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि भाई बिल ऑफ राइट्स मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं तो भाई कोई भी ऑर्गन आके इन्हें वायलेट नहीं कर सकता। अब हमें समझना होगा कि बिल ऑफ राइट हमें क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें समझना होगा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए किससे? तो देखो, जब हमारी किसी जब हमें जब हमारा किसी जब हमारे राइट्स को थ्रेट हो किसी इंडिविजुअल से या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस समय हमारी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि किसी भी सिटीजन्स के राइट को, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के राइट्स को क्या ना करा जाए, वायलेट नहीं करा जाए। तो जब भी किसी इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या होगा, राइट को खतरा होगा, तो कौन इंश्योर करेगा हमारे राइट की प्रोटेक्शन को? गवर्नमेंट राइट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगी। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट ही हमारे राइट के लिए खतरा बन चुकी है, उस समय कौन हमारी प्रोटेक्शन करेगा? तो उस समय हमारे पास भगवान के रूप में प्रकट होगी हमारी जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, किसके बिहाफ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ड्यूटी किसको दे रखी है? जुडिशरी को दे रखी है कि वो क्या करेगी? एक्ट करेगी किसके रूप में? सेफ गार्ड के रूप में, सेफ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर हो गई ये चीज? समझ में आ गया? तो हमें समझ में आया कि एक्ट राइट्स इन थ्योरी डिफरेंट एंड राइट्स इन इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। तो जरूरी है राइट्स को थ्योरी के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करा जाए। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक तो हमने बेसिक पर्सपेक्टिव से देखा कि बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे जरूरी है। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आए कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रोविजंस करे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या करे गए थे। फंडामेंटल राइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी इन 1928। तो हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। क्योंकि हमने देखा था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो वो इंडियन के राइट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इंडियन का दबा के एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनसे फोर्स लेबर लिया जाता था, उनको भाई बिना सैलरीज के काम कराया जाता था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अंग्रेज हमारे राइट्स का क्या करते थे, वॉयलेशन करते थे। इसलिए भाई ये तो स्वाभाविक था कि जब भी हम आजाद होंगे तो हम अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आगे चलकर उनको ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को फेस ना करना पड़ सके। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था किसको, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे भारतीय संविधान में।
याद कर लीजिए, पहला अगर पूछा जाएगा, पहला अटेम्प्ट कब हुआ था हमारे संविधान को बनाने का, तो 1928 में करा गया था मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा। और इसी समय इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा था, इंक्लूड करा था। समझ में आ गया। अब हमें समझना होगा कि अब हमें समझना होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, इनको क्या करा गया है, मेंशन करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनको क्या करा गया है, प्रोटेक्टेड करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है, प्रोटेक्टेड करा जा रहा है। किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है और उनको स्पेशली प्रोटेक्टेड करा जाता है। मतलब ये अदर राइट्स की तरह नहीं है जो वायलेट हो सकते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के द्वारा क्या करा जाएगा, स्पेशली प्रोटेक्टेड करा जाएगा। समझ में आ गया क्या। ऐसे राइट्स को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। अब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में जो वर्ड है फंडामेंटल, ये खुद ही इसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है मूलभूत, मतलब जो सबसे बेसिक है। समझ में आ गया ना। तो भाई वर्ड फंडामेंटल ही सजेस्ट कर रहा है इसकी इंपॉर्टेंस को, कि ये राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब भाई जब मान लीजिए, जब कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं आपने बाहर से कोई वास्प मंगाया, वो भाई कम से कम 1.5-2 लाख का था। तो क्या आप उस वास्प को घर के बाहर रखेंगे अदर वास्प के साथ? नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? आप उस वास को भाई अंदर लाएंगे अपनी टेबल के पास, जहाँ पे स्टडी टेबल होगी, या फिर जहाँ आपका कुछ अच्छा आपका आपका रूम होगा, पर्सनल रूम होगा, वहां पर आप लगाओगे। ताकि आपको क्या रहे, ताकि भाई आप उस, क्योंकि वो महंगी चीज है, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट हो और आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब कोई उसे तोड़ ना दे, बच्चा ना तोड़ दे, एक इंतजाम करके रखोगे ना। उसी प्रकार से जब हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और ये इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन फंडामेंटल राइट्स को अलग से मेंशन करते हैं और इनको स्पेशली प्रोटेक्टेड करा जाता है कुछ प्रावधानों के द्वारा। ठीक है। तो देखते हैं कि भाई हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं। इनको स्पेशली मेंशन करा गया है और बहुत सारे प्रावधान को बना गया है, ताकि हम क्या कर सके, एंश्योर कर सके किसकी प्रोटेक्शन को, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को। जैसे कि हमने जुडिशरी को बनाया ताकि वो सेफगार्ड के रूप में काम कर सके फंडामेंटल राइट्स को। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमें ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अब भाई आप फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस को इस तरीके से समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। वो किसी गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है ये अथॉरिटी। वो नहीं कह रहा कि भाई गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, जो भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस को बताता है। अब भाई जुडिशरी ने क्या करा, जुडिशरी ने अपनी इस ड्यूटी को, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अपनी इस ड्यूटी को, प्रोटेक्शन की ड्यूटी को किसको प्रोवाइड कर दिया, जुडिशरी को प्रोवाइड कर दिया। अब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जब भी कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो उनको रिस्टोर करना। तो अब मैंने आपको बताया है कि भाई कोई भी क्या नहीं कर सकता, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। तो क्या इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती? तो भाई लिमिटेशंस का होना तो आवश्यक ही है, क्योंकि अति तो हर चीज की बुरी है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज। जैसा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd फंक्शन में देखा था कि हमने गवर्नमेंट को पावर तो दे दी, लेकिन हमने गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए आप सभी को, हम सभी को फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसी प्रकार से क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अंधाधुंध पावर छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब पावर के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती तो व्यक्ति पागल हो जाता है और वो पावर का एक्सेसिव यूज करने लग जाता है, मतलब मिसयूज भी करने लग जाता है। अगर मान लीजिए आपको आपके राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई जाए, तो आपके क्राइम पे क्राइम करे जाओगे। आप बोलोगे मैं तो जेल जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी है। तो भाई हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ने इसी मिसयूज ऑफ पावर को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एंश्योर करा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकती है। हम तो गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जब किसी भी चीज पे लिमिट्स नहीं होगी तो एक्सेसिव यूज तो होगा ही पावर का। अब हमें देखने को मिलता है, तो हमें समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स भी क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी अनलिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट इनके ऊपर भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इनके ऊपर भी कुछ लिमिट्स को क्या कर सकती है, कुछ लिमिट्स को इम्पोज कर सकती है। तो अब हम अपने किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में।
लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एनसीईआरटी है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है वो बिखरे तरीके से पढ़ा रखे हैं। मतलब पहले एक पेज पे आपको सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, फिर इन डिटेल आपको अंदर पढ़ा रखा है। तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि इस पेज से ये पेज आपको खोल के रखना है, और जब आप इस पेज को खोल के रखेंगे तो हम एक आर्टिकल उठाएंगे, राइट टू इक्वालिटी उठाएंगे, और फिर उसको अच्छे से पूरी तरीके से कवर करेंगे, जो इसका अंदर का मैटर है उसको भी कवर करेंगे। फिर हम राइट टू फ्रीडम उठाएंगे, फिर राइट टू फ्रीडम के अंदर का जो मैटर है उसे कवर करेंगे। फिर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उठाएंगे और इसके अंदर का जो मैटर होगा उसको कवर करेंगे। फिर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उठाएंगे, फिर इसके अंदर का जो मैटर होगा उसको क्लियर करेंगे। फिर ऐसे ही अलग अलग राइट्स को उठाते जाएंगे और उसके अंदर के मैटर को भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो आप मतलब आपको क्या दी जाएगी? एक्सटेंसिव नॉलेज दी जाएगी। बस आपको क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपका सपोर्ट करना है, क्योंकि यार ज्यादा बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं किसके बारे में। अब हम समझते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स लिखा गया है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। अब हमें सोचना होगा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड ही क्यों करा गया? क्योंकि हमें समझना होगा कि जब भारत आजाद हुआ या भारत उससे जब पहले था, तो भारत में बहुत ज्यादा क्या थी? डीप सोशल इनइक्वालिटीज थी। ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, ये छोटे वर्ग का, ये धनात्य वर्ग का है, मतलब रिच वेल्थिएस्ट वर्ग से बिलोंग करता है। तो बहुत ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। और इस चीज को भाई हमने क्या करा था? हमने अपने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इन सारी चीजों को हमने क्या करा था? एक्सपीरियंस कर रखा था। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा? इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, समाज में समानता को लाने के लिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविजन को जोड़ा, और इस प्रोविजन का नाम क्या है? राइट टू इक्वालिटी। मतलब अब सभी लोग भारत में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कि एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। चाहे वो कोई भी हो, हर एक भारत के नागरिक के रूप में ही गिना जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? अब हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल वाइज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम सबसे पहले पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल नंबर 14, जो हमें बताता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड एवरीवन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इसका मतलब यही हुआ कि भाई कानून के सामने सभी बराबर हैं। आपने काफी फिल्मों में वो मूर्ति तो देखी होगी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। उसका मतलब यही है कि अगर आंखें खुली रहेगी तो हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं? पक्षपात कर सकती है जुडिशरी। लेकिन उसके आंखों पे बंधे होने का यही सिग्नल है, यही सिंबलाइज करती है कि जुडिशरी के सामने सभी ही बराबर है। मान लीजिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और मैं किसी अपने दोस्त को बुलाऊं या फिर किसी और को बुलाऊं, मुझे क्या पता चलेगा? मेरे लिए तो सभी बराबर हो गए ना। उसी प्रकार से जो जुडिशरी की आंखों पे पट्टी होती है ना, ये दर्शाती है कि जुडिशरी के लिए कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। लेकिन सच बताऊं, दिस इज आज के समय में तो ये कहने की बातें हो गई है, किसकी जिसकी जेब में पैसा उसके पास सब कुछ ऐसा। समझ में आ गया ना? तो लेकिन हमें समझना होगा कि जुडिशरी के सामने हर कोई क्या होगा? इक्वल होगा लॉ के सामने। और भाई सभी को इक्वली प्रोटेक्टेड भी करा जाएगा लॉ के सामने। भी लॉ को प्रोटेक्टेड करा जाएगा मतलब, तो जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, जब किसी पर्सन की लाइफ को थ्रेट होता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और प्रोटेक्शन की डिमांड करता है, और उसके साथ 2 कांस्टेबल को प्रोटेक्शन के नाम पे भेजा जाता है। तो उसी का मतलब है कि हर किसी की लाइफ को इक्वली किसके द्वारा प्रोटेक्टेड करा जाएगा? हमारी जुडिशरी की लाइफ को प्रोटेक्टेड करा जाएगा। अब ऐसा नहीं है भैया कि वो अमीर अमीर को प्रोटेक्ट करेगा, गरीबों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। गरीबों को भी प्रोटेक्ट करेगी लाइफ को। समझ में आ गया? आर्टिकल 14 क्लियर हुआ या नहीं? फिर हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल 15 की तरफ। तो आर्टिकल 15 हमें बताता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जेंडर, रेस, कास्ट, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल क्राइम है। समझ में आ गया ना? कि आप किसी भी प्रकार पे क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसा कि हम पहले जानते थे कि हमारे भारत में क्या था? बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविजन को जोड़ा गया। और प्रोविजन क्या था? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे आप नहीं कर सकते। अब जब पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था तो क्या किया जाता था? कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, मान लीजिए यहाँ पे ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्यादा डोमिनेंस में है,
तो बी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो छोटा वर्ग था, जो छोटे, जिन्हें भाई माइनर ग्रुप कंसिडर करा जाता था, उन्हें यहाँ से कुएं से, वेल से पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो जो ए ग्रुप के लोग थे, ये बी ग्रुप के लोगों को पानी नहीं भरने देते थे कुएं से। लेकिन ये कुआं क्या है? पब्लिक रिसोर्स है। तो इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनके पब्लिक रिसोर्सेज के एक्सेस को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अब इसी चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने समझा, और उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला, इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा, तो सभी सेक्शन सोसाइटी के क्या करेंगे? इक्वली एक्सेस करेंगे पब्लिक रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय करे जा रहे हैं पब्लिक रिसोर्सेज को, नहीं, छोटे वर्ग का भी, बड़े वर्ग का भी, अमीर भी, गरीब भी, सब क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे हमारे किसको? पब्लिक रिसोर्सेज को। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब जितने भी क्या है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इसमें गवर्नमेंट सभी को क्या करेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। अब सच सच बताना, यही सुनते तुम्हें क्या मन में ध्यान आया? सबसे पहले तो तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कि भैया अगर ऐसी बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो फिर ये जो रिजर्वेशन इतने सालों से चला आ रहा है, ये तो हमारे राइट्स का, ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ। यही सोच रहे हो ना? तो तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें आधी कहानी पता है। पूरी कहानी पता कर लो, फिर क्या पता तुम्हारे विचार बदल जाए। तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 16 में लिखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 16 के 4 में ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या कर सकती है? रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, अगर उस सेक्शन का उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो आर्टिकल 16 का 4 क्या कह रहा है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसे सेक्शन को क्या कर सकती है? रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, जिसका भाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं है? रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्योंकि जब तक उस सेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो उस सेक्शन के चैलेंजेस को, उस सेक्शन की प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे? समझ में आया ना? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्वेशन को प्रोवाइड करती है, क्योंकि भाई वो सेक्शन पिछले समय में, हिस्ट्री में, पास्ट में उसे क्या करा गया है? ऑप्रेस करा गया है, जिस कारण वो बैकवर्ड रह चुका है। अब मान लीजिए ये 3 जने हैं। अब मैं इनकी क्या करा रहा हूँ? रेस करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इन्हें स्टार्टिंग पे इन पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे है हमारा हुसैन बोल्ट, यहाँ पे हमारा जमैका का रेसलर, जमैका का स्प्रिंटर, और यहाँ पर हमारा कौन है? यहाँ पर हमारा एक छोटा सा बच्चा। तो क्या ये छोटा सा बच्चा इस जमैका के और हुसैन बोल्ट जैसे स्प्रिंटर से जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। मतलब मान लीजिए 10-15 साल का बच्चा है ये। तो इसे मैं क्या कर दूंगा? इसे मैं थोड़ा पुश फैक्टर दूंगा, इसे क्या कर दूंगा? यहाँ खड़ी कर दूंगा, आगे खड़ा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे क्या दिया? पुश दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था इसके अंदर वो अभी क्या है, अभी इसके अंदर अभी इसके ये क्या है? थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ये क्या? थोड़ा बैकवर्ड है। तो इसलिए मैंने इसे क्या दिया? थोड़ा पुश दिया। इसलिए मैंने इसे क्या दे दिया? पुश दे दिया, ताकि कि मैं क्या कर सकूं? ताकि मैं इक्वालिटी ला सकूं। तो भाई हमारे, अब सोचोगे ये कैसी इक्वालिटी आ गई? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को दो, हमारे प्रियम्बल में 2 तरीके से इक्वालिटी को डिफाइन करा है। पहला है हमारा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरा है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को अचीव करने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हमें क्या देखने को मिलता है? थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। जो सेक्शन थोड़ा बैकवर्ड होता है, उसको गवर्नमेंट ज्यादा पुश प्रोवाइड करती है, ताकि वो भी उन सेक्शन के बराबर आ जाए, वो भी उन सेक्शन के बराबर अपने स्टेटस को अचीव कर ले, जो सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? राइट टू इक्वालिटी क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया? राइट टू इक्वालिटी क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 17 के बारे में। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमारे भारत में छुआछूत होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, और कुछ लोगों को अनटचेबल कैटेगराइज करा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, और उनको भाई काफी सारी चीजों से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें देखने को मिलते हैं, उनको स्कूल में पानी नहीं पीने पिया दिया जाता था, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ता था। तो भाई इस चीज को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक तो अपने ध्यान में रखा, और उन्होंने क्या करा? अबोलिशन करा किसका? अनटचेबिलिटी का। मतलब उन्होंने ऐसे प्रोविजंस को लाए जो अनटचेबिलिटी को खत्म कर सके। लेकिन आप मेरी बात समझ के देखिए कि क्या आप केवल लॉ लाने से पूरे समाज के विचार को, इस समाज में जो कस्टम चले आ रहे हैं, इनको क्या कर सकते? आप क्या इनको खत्म कर सकते हैं?
नहीं, आपको लॉ मेकिंग के साथ-साथ आपको समाज के माइंडसेट, समाज की विचारधारा, थॉट प्रोसेस उसको भी चेंज करने पे काम करना पड़ेगा। काफ़ी सारे कैंपेन्स को लॉन्च करना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सके। उनके अंदर एक नया विचारधारा, नए थॉट प्रोसेस को क्या कर सके, डेवलप कर सके और इस अनटचेबिलिटी को हम क्या कर सक पाएँ, आसानी से एबॉलिश कर पाएँ। फिर हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 18 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 18 किसके बारे में बताता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब कि जो पहले महाराजा राजा क्या करते थे, टाइटल्स अडॉप्ट करते थे। महाराजा जिलानी जंग 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 बहादुर। अब भाई ऐसे कोई भी टाइटल्स को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी नागरिक क्या है, बराबर है, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। अब हर किसी को कैटेगराइज, हर किसी को क्लासिफाई करा जाएगा एज अ इंडियन सिटीजन के रूप में। ये चीज क्लियर हुई। तो हमने क्या कर दिया कि सभी प्रकार के टाइटल्स को क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया, ताकि हम समाज में समानता को देख पाए, ताकि समानता हमारे समाज में अलग से ही निखर कर आए। तो हमने इस वीडियो के इस पोर्शन में हमने कवर कर लिया है अपने राइट टू इक्वालिटी के बारे में। अब हम अगले पोर्शन में कवर करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो अब हम जानेंगे हमारे राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है और जो राइट टू फ्रीडम है, ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक है। क्योंकि ये आपस में बहुत ज्यादा क्या है, लिंक है, एक दूसरे के को रिलेटेड है। कि अगर राइट टू इक्वालिटी होगा तो हमारे सोसाइटी में राइट टू फ्रीडम भी होगा, और राइट टू फ्रीडम होगा तो राइट टू इक्वालिटी भी होगा। ये चीज क्लियर आ गई। अब आप बोलोगे कि ये कैसे? मान लीजिए आपके पास अब समानता कब आएगी? समानता तभी तो आएगी जब आप सभी के पास अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार होगा, तभी तो समाज में आप समानता समानता की बात करोगे। और स्वतंत्रता की बात आप कब करोगे? जब समाज में समानता आएगी। तो एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, अब हम अपने राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल वाइज स्टडी करने जा रहे हैं। राइट टू फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसे एक्सक्लूसिवली हम क्या करेंगे, इसे एक्सक्लूसिवली हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 19 के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एनसीईआरटी के मिडिल पोर्शन को भी इस पूरे पेज में समराइज कर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और रही बात नोट की, तो आप मुझे कमेंट करें, जिसको भी नोट चाहिए वो मुझे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे। जिसको भी हमारे हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स चाहिए, हम फ्री में उन नोट्स को आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आर्टिकल नंबर 19 से। तो आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 हमें 6 राइट्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहली होती है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब मैं अपने विचारों को कहीं भी और कैसे भी एक्सप्रेस करता हूं, मतलब कर सकता हूं, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मुझे बोलने का अधिकार है, मैं आज से समाज में खड़े होकर बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड। तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और उन रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें देखने को मिलता है रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे इस रेस्ट्रिक्शन के पीछे कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमें समझ में आया कि हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह अपने विचारों को कहीं पर भी, कितने भी लोगों के बीच में क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वह समाज में गालियां देना शुरू कर देगा, वह किसी के धर्म के बारे में गलत बोलना शुरू कर देगा, वह किसी मनुष्य की मोरल वैल्यूज को मोरल वैल्यूज को हार्म करना शुरू कर देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं कर सकते जो किसी धर्म के, जो किसी जाति के, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वैल्यूज को क्या कर दे, वॉयलेट कर दे, हार्म कर दे। आप ऐसी चीजों को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करा है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी इस लिमिटेशन को भूल जाता है और दूसरे लोगों की वैल्यूज को हार्म करने लगता है, तो हमें समाज में अराजकता, मतलब दंगे भड़कने देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक लिमिटेशन को इम्पोज कर दिया कि भाई आप बोल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, राइट टू, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम का बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करा गया है। तो राइट टू फ्रीडम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस करा गया है कि राइट टू फ्रीडम आप क्या करो, आप अपने राइट टू फ्रीडम को इस तरीके से एंजॉय करो, इस तरीके से इस्तेमाल करो कि दूसरे के राइट टू फ्रीडम को आप क्या ना करो, वॉलेट ना करो। मतलब हुआ ये
कि मान लीजिए मैं सुबह अपने घर से झाड़ू लगाने को निकला अपने घर के सामने से। अब मैंने अपने घर के सामने से तो कूड़ा हटा दिया, लेकिन अपने पड़ोसी के घर के सामने कर दिया। तो क्या ये कुछ अच्छी बात हुई? नहीं। तो ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को लेके दे रखा है कि भाई आपको अपनी फ्रीडम के साथ-साथ दूसरों की फ्रीडम का भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई या नहीं? अब एग्ज़ाम्पल बोलोगे, एग्ज़ाम्पल दी हुई है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए आप 10 बजे रात को डीजे बजा रहे हैं। आपको कोई आपका पड़ोसी आके बोलता है, भैया जी बंद कर लीजिए, रात के 10 बज रहे हैं, हमको सोना है। तो आप क्या बोलेंगे? मेरा अधिकार है, मैं तो बजाऊंगा, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है। अरे भैया, फिर उसका भी तो अधिकार है सोने का। जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। लेकिन तुम उसके अधिकार को पूरा नहीं करने दे रहे हो, तो तुम उसके अधिकार को क्या कर रहे हो? उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। तो अपनी फ्रीडम को इस तरीके से एंजॉय करें, जो हम दूसरे की फ्रीडम को क्या ना कर दे, थ्रेटन ना कर दे। फिर हम बात करते हैं हमारी दूसरे राइट के बारे में, असेंबल पीसफुली। तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुली कहीं पर भी असेंबल होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो असेंबल होकर कहीं भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट कैसा नहीं होना चाहिए? वायलेंट नहीं होना चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, मतलब सशस्त्र विद्रोह नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्योंकि अगर वॉयलेंट प्रोटेस्ट होगा तो गवर्नमेंट का काम है उसे सप्रेस करना, क्योंकि वो सोसाइटी में और भी ज्यादा क्या कर सकता है? और भी ज्यादा अनस्टेबिलिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर पीसफुल प्रोसेस है, एकदम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट ही तो क्या है? प्रोटेस्ट एंड द डिबेट आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि अगर गलत होगा तो गलत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो हमारा कार्य है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? वो प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इस रिस्ट्रिक्शन का गलत इस्तेमाल करती है। वो क्या करती है? तो वो भाई हमारे जो पीसफुल प्रोटेस्ट होती है ना, उन्हें भी जब गवर्नमेंट को लगता है ये पीसफुल प्रोटेस्ट जब गवर्नमेंट को लगता है ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है ना, ये उसकी अथॉरिटी के लिए, उसकी पावर के लिए क्या है? एंडेंजर है, मतलब खतरा है। तो वो उस पीसफुल प्रोटेस्ट को क्या कर देती है? वो उस पीसफुल प्रोटेस्ट को भी वायलेंट प्रोटेस्ट कह के खत्म कर देती है। समझ में आ गया ना? हर चीज की कमी होती है, वही चीज हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हमारा बोलता है कि आप किसी भी प्रकार की एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है कि हम किसी भी प्रकार के संगठन की रचना कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि आने वाले समय में भारत में खुलेआम आतंकवादी संगठन होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें देखने को मिलता है अगर ऐसे होने लगा तो सबसे पहले हमारे ध्रुव भैया जी आएंगे और बोलेंगे, अब भारत में खुलेआम बन रहे हैं आतंकवादी संगठन। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप किसी भी प्रकार के संगठन, किसी भी प्रकार के एसोसिएशन को बना सकते हैं, लेकिन वो एसोसिएशन सोसाइटी और नेशन के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करना चाहिए। वो सोसाइटी में और नेशन में इंस्टेबिलिटी को क्रिएट नहीं करना चाहिए, अस्थिरता को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए नेशन और सोसाइटी दोनों ही सुप्रीम है किसी राइट से। समझ में आया क्या? फिर हम बात करते हैं कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ भाई, मेरा मन कर रहा है मैं अंडमान निकोबार चला जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं हिमाचल प्रदेश चला जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं लेह लद्दाख चला जाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी ट्रेवल कर सकता हूँ। सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अरे मेरी मर्जी है, मैं मुंबई में रहूं, मैं दिल्ली में रहूं, मैं कर्नाटका में रहूं, मैं केरला में रहूं, मेरी मर्जी है। लेकिन हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट प्रोवाइड करती है, जहां पर जमीन खरीदने का अधिकार, लैंड खरीदने का अधिकार केवल वहां के नेटिव पीपल को ही होता है। क्यों ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि हमें देखने को मिलता है जब एक पर्टिकुलर रीजन में बाहर के स्टेट से लगातार माइग्रेशन होता रहता है, तो उसकी जो नेटिव नेटिव पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और बाहर के कल्चर का इन्फ्लुएंस स्टेट पे ज्यादा पड़ने लग जाता है, जिस कारण इसका कल्चर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है। अब इसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इस स्टेट को स्पेशल राइट प्रोवाइड करती है, ताकि इसकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करा जा सके। फिर हम बात करते हैं अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। आप क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं बोल के गया कि मुझे आपको पढ़ाना है, मेरी मर्जी है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर बनोगे, आप आतंकवादी बनोगे। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो हमारे नेशन और हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट को हार्म करता है। अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो आपको क्या करा जाएगा? स्ट्रिक्टली पनिश करा जाएगा, और आपके पूरे राइट्स को क्या कर दिया जाएगा? रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 कहता है हमारा कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस।
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर जान का खतरा है, तो हम हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 20 है, वो उसे क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वही कांस्टेबल वाला एग्जांपल याद कर लो, क्या प्रोवाइड करेगा उसे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। हम मान लीजिए आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ को अपने तरीके से और पूर्ण स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। मतलब अगर मैं चाहूंगा तो मैं कैसे भी जीऊं, भाई मेरी मर्जी है ना, मेरी इच्छा है। मैं अपनी लाइफ पढ़कर निकालूं, मैं अपनी लाइफ भीख मांग कर निकालूं, मैं अपनी लाइफ कैसे भी व्यतीत करूं, ये मेरी इच्छा है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी आर्टिकल के साथ ए या बी आपको देखने को मिले तो समझ जाइए ये आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल पहले ये था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुई है, जिस कारण इसके आगे क्या जुड़ गया है? ए जुड़ गया है और नए आर्टिकल को इसमें जोड़ा गया है, नए राइट को इसमें जोड़ा गया है। और वो राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन। जिसे कब जोड़ा गया था? जिसे 2002 में जोड़ा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें भाई एजुकेशन को कंपलसरी करा गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि भाई एजुकेशन मतलब बेसिक एजुकेशन मिलना तो भाई सभी बच्चों का अधिकार है। मेरा मानना तो यह है कि सभी बच्चों को बेसिक नहीं मिले तो एडवांस एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, जब तक वह एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण ही नहीं कर सकता। तो भाई अगर हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो आवश्यकता है कि हम शिक्षा में इन्वेस्ट करें। ये सारी चीजें समझ में आ गई, आर्टिकल 21A समझ में आ गया, तीनों आर्टिकल समझ में आ गए। अब हम मूव करते हैं हमारे आर्टिकल 22 की तरफ, जो हमें बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। तो आपको आपको क्या आपके पास क्या होती है? कुछ राइट्स होते हैं प्रोटेक्शन के, अगर आप अरेस्ट हो जाते हो या फिर डिटेंड हो जाते हो। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं कि एक पर्सन अरेस्ट कब होता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो भाई देखो, नॉर्मल लॉ प्रोसीजर में ऐसा होता है कि जब भी पुलिस क्या करती है, किसी पर्सन को क्या करेगी? जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो पुलिस के पास सबसे पहला तो कोई लीगल ग्राउंड होगा, जस्टिफाइड रीजन होगा, जिसकी वजह से पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि पुलिस राह चलतों को जेल में डाल देगी, क्योंकि उन्हें भी 24 घंटे के अंदर किसको सामने पेश करना पड़ता है? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। किसके सामने पेश करना पड़ेगा? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और मैजिस्ट्रेट कौन है? मैजिस्ट्रेट क्या पुलिस का ऑर्गन है? नहीं, पुलिस से अलग है। तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि ये जो रीजन पुलिस के द्वारा दिया गया है अरेस्ट का, ये जस्टिफाइड है भी या नहीं। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया? लेकिन ये तो बात रही हमारे नॉर्मल लॉ प्रोसीजर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, मतलब एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडियन सिटीजन्स को क्या करा? राइट्स को प्रोवाइड करा, ताकि उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बताया जा सके। तो भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 23 के बारे में, कि आर्टिकल 23 हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 23 बताता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा या फिर बंधवा मजदूरी या फिर फोर्स लेबर कराएगा, तो क्या होगा? वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का। इसी कारण मैंने आपको कहा था कि जब उन लेबर्स को प्रिस्क्राइब वेजेस से भी कम सैलरी मिली, कम वेजेस मिली, तो वो क्या था? फोर्स लेबर था। और फोर्स लेबर क्या है? वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। समझ में आ गया? मतलब ये क्यों रोका गया? तो भाई जैसे कि हम सभी जानते थे, अफ्रीका में हमने क्या देखा? अफ्रीका में हमने स्लेव ट्रेड देखा। जो हमारे यूरोपियंस थे वो क्या करते थे? अफ्रीका से लोगों को यहाँ पे लाके क्या करते थे? बेचते थे। तो मतलब ऐसी प्रकार की तस्करी भारत में ना हो, तो इसलिए हमें देखने को मिला कि मानव तस्करी को रोकने के लिए क्या करा गया? इस प्रोविजन को लाया गया। और जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी पहले के जमींदारों के जमाने में, उस बंधुआ मजदूरी के ट्रेडिशन को खत्म करने के लिए भी ऐसा, ताकि हमें क्या कर सके? एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचा सके। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन द हैजार्डियस जॉब्स। मतलब आप बच्चों को ऐसी फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते जो उनकी हेल्थ के लिए हैजार्डियस है। जैसे बेंगल मेकिंग फैक्ट्री हो गया, बम मेकिंग फैक्ट्री हो गया, क्रैकर मेकिंग फैक्ट्री हो गया। आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? आप उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए हैजार्डियस है। और पहली बात तो 14 साल तक के बच्चे के लिए क्या है? एजुकेशन कंपलसरी है, एजुकेशन मिलनी ही चाहिए उसे। समझ में आ गया? अब तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन कंपलसरी करी दी है। तो बच्चों और ह्यूमंस को क्या करने के लिए? एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को इंक्लूड करा गया है। तो अब अगले पोर्शन में हम समझेंगे हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक हमें देखने को मिलता है।
तो अब हम अपने राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल वाइज स्टडी करते हैं। तो हमारा राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भारत में मुझे पूर्ण स्वतंत्रता है कि मैं किसी धर्म को मानूं या ना मानूं। अगर मानूं तो मैं किसी भी धर्म को मानूं, हिंदू हूँ, मुसलमान धर्म को फॉलो करूँ, सिखिज्म को फॉलो करूँ, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी नॉट एनीवन। ये किस पे डिपेंड करता है? ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँ, मैं किस प्रकार के रिलीजन को अडॉप्ट करता हूँ। ये मेरी इच्छा है और मैं उसके प्रसार भी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपने धर्म को फैलाना चाहता हूँ तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, मतलब एक ऐसा नेशन जिसका कोई ऑफिशियल नेशन नहीं है, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जब हम इंडिया और पाकिस्तान इमर्ज हुए थे तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करा था, लेकिन हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, हमने अपने आप को सेकुलर कंट्री डिक्लेयर करा था। और सेकुलर कंट्री के लिए कोई भी धर्म छोटा नहीं होता, कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता। उसके लिए सभी धर्म क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए वो क्या करती है, पूरा फ्रीडम देता है कि भाई आप किसी प्रकार के धर्म को अपनाइए, आप उसके प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं ताकि लोग आपके धर्म को जाने और आप कन्वर्जन हो। लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं लिखा। अगर आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कराते हैं उसके रिलीजन को, तो वो भाई क्या है? वोलेशन है उसके फंडामेंटल राइट्स का। समझ में आ गया ना? फिर हम मूव करते हैं। तो मतलब हमारे भारत में हमारी सरकार किसी भी धर्म को फेवर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री में किसी भी एक धर्म को फेवर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मतलब अगर कांग्रेस से इतनी दूरी, अगर हम हिंदू से मुस्लिम से इतनी दूरी बना रहे हैं, तो हमें हिंदू से भी इतनी बनानी पड़ेगी, सिख से भी इतनी बनानी पड़ेगी, हर एक चीज से इतनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में धर्म, रिलीजन, सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गया ना? लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो सेकुलर इंडिया था ना, ये धीरे 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 डिक्लाइन की ओर जा रहा है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 26 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 26 हमें फ्रीडम देता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मेरे रिलीजन अफेयर्स को मैं खुद डील कर सकता हूँ। मेरे पास वो है, हर रिलीजन के रिलीजियस लीडर्स के पास ये क्या होता है? राइट होते हैं कि वो अपने रिलीजियस मैटर्स के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन वह तभी तक डील कर सकते हैं जब तक उनके रिलीजन के मैटर हमारे नेशन और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस ना करते हो। क्योंकि अगर हमारे रिलीजन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे कस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो ना तो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं और ना ही राष्ट्र के लिए अच्छे हैं, तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे कस्टम को गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि जी वैसे तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन जब हमें लगेगा कि किसी रिलीजन में जो चीज है वो गलत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी रिलीजन में, और उस इविल को, सोशल इविल को, सामाजिक दानव को क्या कर देगी? वहां से इरेडिकेट कर देगी, जड़ से उखाड़ देगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुइज्म में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पहले सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था जी? पुरुष मर गया, पुरुष के साथ उसकी पत्नी, जो भी हो सकता है बच्ची हो, क्योंकि बाल विवाह करा दिया जाता था पहले, उसको भी जला दिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या करा? खत्म करा, क्योंकि ये तो उसके राइट टू लाइफ के वायलेशन है। फिर बायोगेमी, मतलब जो हम क्या करते थे? ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करते थे। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक जैसी चीज को भी क्या कर रहा है? खत्म करा है। मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी रिलीजन में, ताकि वो क्या कर सके? सोशल लेवल्स को रेडिकेट कर सके। अब इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जो किसी भी रिलीजन के फॉलोवर्स होंगे और गवर्नमेंट के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? थोड़ी सी तनाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, भारत में किसी भी चीज के साथ खिलवाड़ कर लो, किसी के धर्म के साथ मत करना, क्योंकि धर्म से हमारे लोगों की पता नहीं ऐसी क्या अटैचमेंट हो रखी है, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है कि अगर कोई उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ करता है तो उनका क्रोध एकदम चरम सीमा पे आ जाता है। उसी प्रकार से जब हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है रिलीजियस मैटर्स में, तो हमें क्या देखने को मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है रिलीजियस फॉलोअर्स में और गवर्नमेंट के बीच में। फिर हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 27 के बारे में। तो जो मुझे परमिशन देता है
कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मेरी इच्छा है, मेरा पैसा है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को चंदा दूं, दान दूं, टैक्स को पे करूं, मेरी मर्जी आएगी मैं मदरसे को दूंगा, मेरी मर्जी आएगी मैं गुरुकुल को दूंगा ताकि उनके मैं क्या कर सकूं, एनकरेज कर सकूं, मेरी मर्जी आएगी मैं कॉन्वेंट स्कूल को दूंगा ताकि मैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकूं, मैं गुरुद्वारे को दूंगा ताकि मैं सिखिज्म को प्रमोट कर सकूं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उनको फंड प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि वो धर्म क्या हो, पूरे जगत में फैले। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 28 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को और वर्शिप को, लेकिन कुछ ही सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि मदरसे की बात करें तो मदरसे में आप मस्जिद को अटेंड कर सकते हो, आप वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो ले सकते हो, गुरुकुल में आप 40 पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आप मस्जिद, अगर आप नमाज गवर्नमेंट स्कूल में, जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे करने लग जाओ तो नहीं, अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा गया है इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे क्या है, सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे मदरसा, गुरुकुल, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और वो सभी धर्मों से दूरी बनाकर चलता है, और हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए हमारे लिए सभी धर्म बराबर है और हम किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 29 और 33 में हमें मेंशन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 29 की, जहां पर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 29 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो माइनॉरिटीज को भी एडुकेट राइट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर माइनॉरिटीज की लैंग्वेज और माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें राइट प्रोवाइड करता है। वो उन्हें राइट प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने कल्चर को और अपने लैंग्वेज को क्या करो, प्रिजर्व करो। अब वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को कैसे प्रिजर्व करेंगे, आगे आने वाली जनरेशन को देके उनको स्प्रेड करके ऐसे ही तो करेंगे। तो भाई इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में लिखा गया है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, किसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या कर बता सके, अपनी लैंग्वेज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में उन लोगों को क्या कर सके, बता सके। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा जैसे गुरुकुल में हमारी संस्कृत पढ़ाई जाती है। अगर मुस्लिम्स की बात करें तो जैसे कि मुस्लिम्स क्या करते हैं, मदरसे हमें देखने को मिलते हैं, मदरसों को गवर्नमेंट को अगर फंड करा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में आर्टिकल लिखा है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हो, गवर्नमेंट ने फंड भी प्रोवाइड कर दिया ताकि भाई इनकी आने वाली जनरेशन को उर्दू के बारे में बताओ, उनके इस्लामिक कल्चर के बारे में बताओ। ऐसे में गुरुद्वारे में देखने को मिलता है, अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। समझ में आ गया। अब अगली पोर्शन में हम कवर करने जा रहे हैं हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट, जो आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अपने ऑलमोस्ट सभी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट फंडामेंटल राइट के बारे में, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो क्या केवल राइट्स प्रोवाइड कर देना ये एंश्योर करेगा कि किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कि हर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से, इक्वालिटी, समानता, सारी चीजों के राइट्स उसके क्या करे जाएंगे, फॉलो करे जाएंगे? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस को भी जोड़ना पड़ेगा जो ये एंश्योर करे कि इन राइट्स को फॉलो करा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए मैंने एक कानून बना दिया और लेकिन मैंने पुलिस प्रशासन ही नहीं रखा, तो भाई उस कानून को एंश्योर करने वाला कौन हुआ, पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन ही मेरे पास नहीं है तो कानून बनाने का क्या फायदा, जब लोग उसे मानेंगे ही नहीं। तो उसी प्रकार तुमने राइट तो बना दिए, लेकिन राइट के प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन को जोड़ा गया ताकि राइट्स इफेक्टिवली क्या कर सके, इंप्लीमेंट हो सके, इफेक्टिवली वर्क कर सके। समझ में आ गई ये चीज। अब हम देखते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैसे इंपैक्ट डालता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसे हार्ट एंड सोल कहा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। किसको अप्रोच कर सकता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि मेरे राइट क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं।
और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ करेगा ना एक्शन में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट उनकी राइट को स्टोर करने के लिए स्पेशल ऑर्डर को इशू करेगा। किसको इशू करेगा, स्पेशल ऑर्डर को इशू करेगा। मान लीजिए मैं गया भागा 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 सुप्रीम कोर्ट के पास, मैंने कहा कि सर मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया, ठीक है, मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अब सुप्रीम कोर्ट मेरे राइट को रिस्टोर करने के लिए क्या करेगा, स्पेशल ऑर्डर को इशू करेगा। और जो स्पेशल ऑर्डर को राइट को रिस्टोर करने के लिए इशू करता है उसे हम रिट्स के नाम से जानते हैं। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम रिट्स के नाम से जानते हैं। अब हमें समझना होगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट 5 तरह के रिट होते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहला हो जाता है हमारा हेबेस कॉर्पस, दूसरा हो जाता है हमारा मैग्निमस, तीसरा हो जाता है हमारा प्रोविजन, और चौथा होता है क्यू वारंटो, और पांचवा होता है कैटेगोरिया। तो अब भाई हम इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं हेबेस कॉर्पस के बारे में, तो हेबेस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब इशू करा जाता है जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया हो और उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने ना प्रेजेंट करा गया हो। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 24 घंटे को उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट ना करा गया तब कौन सा रिट इशू होगा, हेबेस कॉर्पस रिट इशू कब होगा, जब मान लीजिए एक ए पर्सन था, उसे अरेस्ट कर लेगा और उसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इशू नहीं करा। तो जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकता है अपने वकील के थ्रू, और क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हेबेस कॉर्पस रिट इशू करेगा, जिसके अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा। और ये भाई उस पर्सन को कस्टडी से फ्री करने के लिए भी हेबेस कॉर्पस रिट को इस्तेमाल करा जाएगा, मतलब उसे छुड़ाने के लिए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस तब इशू करती है तब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई ऑफिस होल्डर, मान लीजिए कि ऑफिस होल्डर है, मतलब ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी पोस्ट को होल्ड करता है, ये अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैं इससे राइट टू इन्फॉर्मेशन लेने गया हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है भाई, मेरे राइट है, मैं लेने गया हूँ, आरटीआई लगाई मैंने और मैं इससे इन्फॉर्मेशन लेने गया हूँ, अपनी ड्यूटीज को क्या नहीं कर रहा है, ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से ऑफिस होल्डर, और मेरे राइट्स को वायोलेट कर रहा है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगी, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी मैंडेमस। मतलब मैंडेमस तब इशू करा जाएगा जब कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और सिटीजन के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करेगा या वायोलेट करेगा, तो उस केस में हमारे मैंडेमस को क्या करा जाएगा, इशू करा जाएगा। समझ में आ गया। अब प्रोविजन कब इशू करा जाता है, तो प्रोविजन हमारा सुप्रीम कोर्ट तब इशू करता है जब उसे लगता है कि जो लोअर अथॉरिटी मतलब लोअर कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि ये किसका काम है, ये काम है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो जब लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करने लग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन को इशू करता है। किसको इशू करता है, प्रोविजन को इशू करता है। फिर हम बात करते हैं क्यू वारंटो के बारे में। तो क्यू वारंटो को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब इशू करा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक ऑफिस होल्डर है जिसने एक पोस्ट को होल्ड कर रखा है। ये जो पोस्ट, जैसे मान लीजिए पोस्ट को होल्ड कर रखा है, लेकिन इस पोस्ट को होल्ड करने के कैपेबल नहीं है, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इस पोस्ट को होल्ड कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो रिट्स को इशू करेगी और इसको क्या कर देगी, रेस्ट्रिक्ट कर देगी अपने ऑफिस को एक्सेस करने से, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से इसे क्या कर देगी, इसकी पोस्ट से रिमूव कर देगी। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी के बारे में। ये रिट्स तब इशू करा जाता है जब भाई हमारी हायर अथॉरिटीज या हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट से या लोअर अथॉरिटी से क्या मंगाना पड़ता है, किसी केस को अपने पास मंगाना होता है, तब ये कौन सा रिट इशू करते हैं, तब ये वाला रिट इशू करते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैसे रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपने राइट के रिस्टोरेशन के लिए जाते हैं तो वो कुछ स्पेशल ऑर्डर को इशू करता है जिसे हम रिट्स के नाम से जानते हैं। रिट्स हमारे 5 तरीके के होते हैं, पहला हेबेस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोविजन, चौथा क्यू वारंटो और पांचवा हमारा कैटियोरारी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया।